हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 6 हिंदी का चौथा पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पें। 10-11 साल की एक लड़की, वह क्या कर रही है, चांद से बातें कर रही हैं, उससे गप्पें लड़ा रही हैं। तो यहाँ पे प्रस्तुत कविता में एक 10-11 साल की जो लड़की है वह चांद से गप्पें लड़ाते हुए और बातें करते हुए उस लड़की को वहाँ पर दिखाया गया है। तो वह क्या बातें करती है चांद से, अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब हैं गोकी वाह जी वाह। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं। बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो यहाँ पर वो लड़की 10-11 साल की लड़की चांद से क्या बातें कर रही हैं, अब हम इसको आपको समझा रहे हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, यानी यहाँ तक ये पहला यहाँ पे इसका अर्थ हम आपको बता रहे हैं कि गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं। लड़की चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं, यूं तो आप क्या हैं, गोल हैं, फिर भी थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। आप तिरछे नजर आते हैं जरा, फिर भी आप थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, ये आकाश मुझे आपके वस्त्र की तरह नजर आता है। यह आकाश मुझे क्या आता है, कैसे नजर आता है, आपके वस्त्र की तरह नजर आता है, जिसमें अनगिनत तारे जड़े हुए हैं। जिसमें क्या हुए हैं, अनगिनत तारे जड़े हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, यानी यहाँ पर वो लड़की कह रही है कि इस पूरे विशाल पोशाक रूपी आसमान में आप अकेले ही गोल मटोल और गोरे चिट्टे से अपनी आभा फैलाए हुए दिखाई पड़ते हैं।
आप क्या बता रही है वो, इस पूरे विशाल पोशाक रूपी आसमान, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, यानी इस पूरे विशाल पोशाक रूपी आसमान में आप अकेले ही गोल मटोल और गोरे चिट्टे से अपनी आभा फैलाए हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसका एक बार फिर से इसका यहाँ तक का इसका सार फिर से समझ लेते हैं कि लड़की चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं, फिर भी थोड़े से तिरछे नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। ये आकाश मुझे आपके वस्त्र की तरह नजर आता है, यह आकाश मुझे आपके वस्त्र के रूप में नजर आता है, जिसमें अनगिनत तारे जड़े हैं। जिसमें क्या है, अनगिनत तारे जड़े हैं, तथा इस पूरे विशाल पोशाक रूपी आसमान में आप अकेले ही गोल मटोल और गोरे चिट्टे से अपनी आभा फैलाए हुए हैं। तो यहाँ पे इस पहले पद में हमने आपको इसका अर्थ बताया। अब हमारा दूसरा पद है, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, खूब हैं गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। यहाँ तक का दूसरा पद है। इसमें लड़की चांद से क्या कह रही है कि ये जो आप थोड़े तिरछे नजर आते हैं, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, खूब हैं गोकी, यानी ये जो आप थोड़े तिरछे नजर आते हो, अच्छे तो लगते हो, अच्छे तो लगते हो, खूब हैं गोकी, वाह जी वाह, अच्छे तो आप लगते हो। उसके बाद हमको बुद्धू ही निरा समझा है, यानी हमको आप बेवकूफ़ न समझना, आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं क्या, हमें बेवकूफ़ ना समझना, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। हम सब जानते हैं कि आपका ये तिरछापन, आपका ये जो आप ये तिरछे नज़र आते हैं, जो आपका तिरछापन है, आपकी किसी बीमारी की वजह से है। आप हमको बेवकूफ़ मत समझिए, हम आपको अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका जो ये तिरछापन हमें नज़र आता है, यह क्या है, ज़रूर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आपको कोई न कोई बीमारी जरूर है। यहाँ पे लड़की यह बता रही है। इसके बाद हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, खूब हैं गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। यहाँ पे लड़की चांद से कहती है कि ये जो आप थोड़े तिरछे नजर आते हो, जो आप ये थोड़े से तिरछे नजर आते हो, अच्छे तो लगते हो, आप अच्छे तो लगते हो, पर हमको आप बेवकूफ़ मत समझना, आप हमें बेवकूफ़ मत समझना। हम सब जानते हैं कि आपका ये तिरछापन आपकी किसी बीमारी की वजह से है। अगले पद में हम बढ़ते हैं। आप घटते हैं तो केवल घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। यह हमारा तीसरा पद है। यहाँ पे लड़की चांद से कहती है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। आप दम नहीं लेते, तब तक आपको चैन नहीं आता जब तक कि आप बिल्कुल गोल न हो जाएं। तो क्या है, आप घटते ही जाते हैं तो घटते ही रहते हैं, और बढ़ते जाते हैं तो बढ़ते ही रहते हैं। और उसके बाद पता नहीं, यहाँ पे आगे कह रही है लड़की, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। यहाँ पे लड़की कह रही है कि पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है।
यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। पता नहीं है आपकी बीमारी क्यों ठीक नहीं हो रही है। अतः यहाँ पर वह छोटी जो लड़की है वो चांद के घटते बढ़ते रूप को एक बीमारी समझ रही है, क्योंकि उसे पता नहीं है, इस बात का एहसास नहीं है चांद क्यों घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है। तो वह सिर्फ यह सोच रही है कि जरूर चांद को एक बीमारी है जिससे कि वह घटते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तिरछे नजर आते हैं। तो बच्ची को इस बात का यहाँ पे बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो एक बार फिर से हम इसको आपको दोबारा से दोहराते हैं। खो गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। और हमारी जो पहला पद जो है यहाँ पे समाप्त होता है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। इसका हम भावार्थ जानते हैं कि लड़की चांद से कह रही है यूं तो आप गोल हैं फिर भी थोड़े से तिरछे नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। यह आकाश मुझे आपके वस्त्र की तरह नजर आता है, यह आकाश मुझे आपके वस्त्र की तरह नजर आता है जिसमें अनगिनत तारे जड़े हैं, तथा इस पूरे विशाल पोशाक रूपी आसमान में आप अकेले ही गोल मटोल और गोरे चिट्टे से अपनी आभा फैलाए हुए हैं, अपनी चांदनी फैलाए हुए हैं, अपना प्रकाश फैलाए हुए हैं। इसके बाद हम दूसरी पंक्ति में दूसरे पद में बढ़ते हैं। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब हैं गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। यहाँ पे लड़की चाँद से कहती है कि ये जो आप थोड़े तिरछे नजर आते हो, अच्छे तो लगते हो, पर हमें आप बेवकूफ़ मत समझना। हम सब जानते हैं कि आपका जो ये तिरछापन है वह आपकी किसी बीमारी की वजह से है। आपको कोई बीमारी है जिससे आप बार बार कैसे कुछ तिरछे नजर आते हैं। इसके बाद अगला है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। यहाँ पे लड़की चाँद से कह रही है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जा रहे हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पता नहीं क्यों आपकी यह बीमारी ठीक नहीं होती है, नहीं हो रही है। इस प्रकार यहाँ पे वह छोटी सी लड़की जो है चाँद के बढ़ते और घटते रूप को एक बीमारी के रूप में समझ रही है। आपको भी इन पंक्तियों को अच्छी तरीके से समझना है और इसको दोहराना है। इसके बाद हम आपको पाठ 2 आपका है नादान दोस्त। नादान दोस्त के शब्दार्थ और कुछ प्रश्न आपको कॉपी में करा रहे हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी भी निकालेंगे। पाठ 3 को समझने के बाद नहीं, पाठ 3 के हमें आपको प्रश्न उत्तर लिखाने हैं यहाँ पे। पाठ 3 के प्रश्न उत्तर और उनके शब्द अर्थ हमने आपको अभी चौथा पाठ यहाँ पे इसका अर्थ बताया था। तो पाठ 3 आप अपनी कॉपी निकालेंगे और उसमें कक्षा 6 हिंदी
पाठ 3। नादान दोस्त। पाठ 3 नादान दोस्त। इसके आपको शब्दार्थ लिखा रहे हैं। शब्दार्थ। एक तरफ आप शब्द लिखेंगे और दूसरी तरफ इसके अर्थ। पहला शब्द है नादान। नादान का अर्थ है मासूम। नादान का अर्थ मासूम। कार्निश। दीवार की कंगनी भी इसको कहा जाता है। दीवार की कंगनी। दीवार की कंगनी। अगला है शुद्ध। शुद्ध का अर्थ है होश। शुद्ध का अर्थ होश। फुर्सत। अगला शब्द है फुर्सत। फुर्सत का अर्थ समय। फुर्सत का अर्थ समय। विद्वान। विद्वान का अर्थ है ज्ञानी। उसके बाद पर, पंख। अगला है पेचीदा। पेचीदा का अर्थ है कठिन या मुश्किल। जिज्ञासा। जानने की इच्छा। जानने की इच्छा। अधीर। अधीर का अर्थ है बेचैन। अधीर का अर्थ बेचैन। प्रस्ताव। प्रस्ताव का अर्थ है सुझाव। स्वीकृत। स्वीकार करना। उधेड़ बुन।
उधेड़ बुन का अर्थ है असमंजस। असमंजस, असमंजस। सुराख, बोला शब्द है सुराख। सुराख यानी छेद। सुराख का अर्थ है छेद। हिकमत, हिकमत का अर्थ है तरीका या उपाय। तरीका या उपाय। अगला है दफ्तर। दफ्तर का अर्थ है कार्यालय। ज्यों ही यानी जैसे ही। ज्यों ही का अर्थ है जैसे ही। अगला है हिफाजत। हिफाजत का अर्थ है सुरक्षा। सुरक्षा। चिथड़े, इनको हम क्या कहते हैं? टुकड़े, पुराने फटे टुकड़े। कोठरी, कोठरी का अर्थ है कमरा। किवाड़, दरवाजा। किवाड़ का अर्थ है दरवाजा। एक शब्द आया है मोहब्बत। मोहब्बत का अर्थ है प्यार या स्नेह। कसूर, गलती। लू को क्या कहते हैं? गर्म हवा। गर्म हवा। यकायक, इसको क्या कहते हैं? अचानक। यकायक
अचानक, सहमी हुई, डरी हुई, डरी हुई। अफसोस, पछतावा। अफसोस का अर्थ क्या होता है? पछतावा। दुष्ट, इसको क्या कहते हैं? बुरा। और अगला है सत्यानाश। इसका अर्थ है बर्बाद या नष्ट। तो एक बार फिर से हम इनके शब्दार्थ देख लेते हैं। नादान, मासूम, कार्निश, दीवार की कंगनी, शुद्ध, होश, फुर्सत, समय, विद्वान, ज्ञानी, पर, पंख, पेचीदा, कठिन, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, अधीर, बेचैन, प्रस्ताव, सुझाव, स्वीकृत, स्वीकार करना, उधेड़बुन, असमंजस, सुराख, छेद, हिकमत, तरीका या उपाय, दफ्तर, कार्यालय, ज्यों ही, जैसे ही, हिफाजत, सुरक्षा, चिथड़े, टुकड़े, कोठरी, कमरा, किवाड़, दरवाजा, मोहब्बत, प्यार या स्नेह, कसूर, गलती, लू, गर्म हवा, यकायक, अचानक, सहमी हुई, डरी हुई, अफसोस, पछतावा, दुष्ट, बुरा, सत्यानाश, बर्बाद या नष्ट करना। अब इसका कहानी से हम इसमें आपको प्रश्न और उत्तर लिखा रहे हैं। कहानी से, तो हमारा पहला प्रश्न होगा कहानी से। कि अंडों के बारे में अंडों के बारे में केशव और श्यामा, केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। वे आपस ही में सवाल जवाब करके, सवाल जवाब करके अपने दिल को
अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। क्यों दे दिया करते थे। यानी अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे, वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। इसका उत्तर अब हम लिखेंगे। केशव और श्यामा के मन में केशव और श्यामा के मन में अंडों के बारे में अंडों के बारे में इस तरह के सवाल उठते थे कि इस तरह के सवाल उठते थे कि अंडे कैसे होंगे, कैसे होंगे, कितने होंगे, कितने होंगे, कितने बड़े होंगे, बड़े होंगे। उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चे कैसे निकलेंगे, आदि। वे आपस में ही सवाल जवाब करके सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली इसलिए दिया करते थे दिया करते थे क्योंकि उनके माता पिता
को अपने कामों से को अपने कामों से फुर्सत नहीं थी। फुर्सत नहीं थी। एक बार फिर से इस प्रश्न को के उत्तर को आप देखेंगे। केशव और श्यामा के मन में अंडों के बारे में इस तरह के सवाल उठते थे कि अंडे कैसे होंगे, कितने होंगे, कितने बड़े होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे आदि। यह प्रश्न उनके मन में उठते थे। वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली इसलिए दिया करते थे क्योंकि उनके माता पिता को अपने कामों से फुर्सत नहीं थी। अगला प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चिथड़े टोकरी और दाना पानी मंगाकर दाना पानी मंगाकर कार्निश पर क्यों रखे थे? क्यों रखे थे? केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निश पर क्यों रखे थे? इसका उत्तर है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी और दाना पानी मंगाकर कार्निश पर
इसलिए रखे इसलिए रखे क्योंकि वह चाहते थे कि वे जहाँ सुरक्षित रहें क्योंकि वे वहाँ, जहाँ नहीं है ये, वहाँ है वो, क्योंकि वे वहाँ सुरक्षित रहें तथा चिड़िया को दाना पानी के लिए कहीं और न जाना पड़े, तो एक बार इस प्रश्न को फिर से देख लीजिए। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निश पर क्यों रखे थे? इसका उत्तर है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निश पर इसलिए रखे क्योंकि वह चाहते थे कि वे वहाँ सुरक्षित रहें तथा चिड़िया को दाना पानी के लिए कहीं और ना जाना पड़े। तो इस प्रश्न को और इसके उत्तर को आप कॉपी में नोट करेंगे। अगले भाग में हम इसके शेष प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में कराएंगे।